नमस्ते। मैं डॉक्टर बालाजी भूरे। आज बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र क्रमांक 11 साहित्य शास्त्र का एक अध्याय है शब्द शक्ति, उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ शब्द शक्ति का भेद, दूसरा भेद है लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति को देखने से पहले यहाँ संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा, जिसकी चर्चा मैंने पिछली ताशिका में की थी। आभिधा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति का जो पहला भेद है आभिधा, यानी जिस शब्द शक्ति के द्वारा हमें मुख्यार्थ का बोध होता है वहाँ आभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी मुख्यार्थ का बोध यहाँ महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे बोध कराने वाले तीन प्रकार के शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, यह भी मैंने बताए थे। और साथ ही साथ मुख्यार्थ का बोध कराने वाले 8 कारण ही भी मैंने आपको बताए थे। अब मुख्यार्थ का बोध जिस शब्द शक्ति के द्वारा होता है उसे आभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उसके बारे में विस्तृत रूप से हमने पिछली ताशिका में जानकारी प्राप्त की। आज लक्षणा शब्द शक्ति को लेकर हम देखेंगे। अब शब्द का अर्थ केवल आभिधा मात्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आभिधा से भी भिन्न अर्थ देने वाली शक्ति भी होती है। इसीलिए कहा गया है कि मुख्यार्थ भिन्न भिन्नार्थ सूचक लक्ष्यार्थ, अर्थात जो मुख्य अर्थ से अलग भिन्न अर्थ को सूचित करता है वह लक्ष्यार्थ होता है। अब लक्षणा शब्द शक्ति में लक्ष्यार्थ महत्वपूर्ण होता है और लक्षक शब्द से लक्षणा शब्द शक्ति हमें लक्ष्यार्थ को प्राप्त करवाती है या लक्ष्यार्थ का बोध करवाती है। अतः लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करने वाली या लक्ष्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति का नाम लक्षणा है। इस दृष्टि से लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा अगर हम देखें तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा मैं इस प्रकार बताऊंगा कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ निकलता हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब इस परिभाषा को थोड़ा गौर से देखिए और समझिए। यहां 3 बातें परिभाषा में हमें दिखाई देती है। कौन सी 3 बातें हैं? देखिए, मुख्यार्थ की बाधा, पहला यह आवश्यक है, मुख्यार्थ की बाधा होने पर। दूसरा, रूढ़ि या प्रयोजन के कारण, यहां रूढ़ि और प्रयोजन महत्वपूर्ण है तत्व, जिस शक्ति के द्वारा। तीसरा तत्व है मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ निकलना चाहिए। अर्थात लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा को अगर हम देखें तो मुख्यार्थ की बाधा होनी चाहिए, रूढ़ि या प्रयोजन का वहां उपस्थित रहना चाहिए और मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ होना चाहिए। अर्थात हमें जो लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है उसका संबंध मुख्यार्थ के साथ होना चाहिए। ये 3 बातें इस परीक्षा में हमें महत्वपूर्ण होती है। इन 3 बातों को अगर समझें तो हमें लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा सहजता से समझ में आ जाती है। फिर से मैं कह रहा हूं, परिभाषा को ध्यान से देखिए। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ निकलता हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब ये लक्षणा शब्द शक्ति के लिए 3 बातें आवश्यक होती है, मैंने बताया। ये 3 बातें कौन सी है और किस प्रकार आवश्यक है, यहां मैं आपको समझाऊंगा। देखिए 3 बातें कौन सी? पहली है
मुख्यार्थ की बाधा, दूसरी है रूढ़ि या प्रयोजन का विद्यमान रहना या उपस्थित रहना, और तीसरी बात है मुख्यार्थ का आरोपित अर्थ के साथ संबंध होना। आरोपित यानी दूसरा अन्य अर्थ। अब देखिए पहला मुख्यार्थ की बाधा। अब मुख्यार्थ की बाधा, वाच्यार्थ अपने प्रचलित अर्थ में प्रकट न होकर परिवर्तित हो जाता है। वाच्यार्थ जो होता है मुख्यार्थ, वाच्यार्थ को मुख्यार्थ भी कहते हैं, तो वाच्यार्थ यहां अपने प्रचलित अर्थ में प्रकट नहीं होता बल्कि वह परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहां मुख्यार्थ प्रकट नहीं होता, यानी मुख्यार्थ में बाधा आती है, मुख्यार्थ में बाधा आती है। दूसरा, रूढ़ि या प्रयोजन का विद्यमान रहना। लक्ष्यार्थ की प्राप्ति के लिए रूढ़ि तथा प्रयोजन का वहां उपस्थित रहना आवश्यक होता है। रूढ़ि तथा प्रयोजन के आधार पर ही हमें लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है। और तीसरा, मुख्यार्थ का आरोपित अर्थ के साथ संबंध होना। देखिए, यानी लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा हमें जो आरोपित अर्थ प्राप्त होता है या अन्य अर्थ प्राप्त होता है, उस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ के साथ संबंध होना चाहिए या संबंध होता ही है। अर्थात आरोपित या अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ के साथ संबंध होता है। अब एक उदाहरण देकर मैं समझाऊंगा कि ये तीनों बातें वहां किस प्रकार आती है। उदाहरण है लड़का शेर है। देखिए उदाहरण, लड़का शेर है। अब यहां मुख्यार्थ में बाधा आ गई। पहला तत्व, पहली बात, मुख्यार्थ में बाधा आ गई। क्यों? क्योंकि लड़का शेर नहीं होता, शेर शेर होता है। लड़का शेर कैसे होता है? शेर तो 4 पैर वाला जंगल में रहने वाला एक हिंस्र प्राणी है। वह लड़का कैसे होता है? लड़का लड़का होता है, शेर नहीं होता। अर्थात मुख्यार्थ में बाधा आ गई, नंबर 1। दूसरा, रूढ़ि या प्रयोजन का विद्यमान रहना। अब हमने लड़का शेर है, इसका अर्थ रूढ़ि तथा प्रयोजन के आधार पर, इन दोनों में से कोई एक, रूढ़ि या प्रयोजन। अब यहां कहने वाला वक्ता कह रहा है कि लड़का शेर है, तो कहने वाले वक्ते का प्रयोजन या उद्देश्य है कि लड़का शूर है, साहसी है, पराक्रमी है, वीर है। अब देखिए यहां शेर का अर्थ क्या निकला? शूर, वीर, पराक्रमी या साहसी, यह अर्थ शेर शब्द का निकला। अब तीसरा तत्व, मुख्यार्थ का आरोपित अर्थ के साथ संबंध होना। देखिए अभी शेर, शेर का मुख्यार्थ क्या है? जंगल का प्राणी, शेर मुख्यार्थ। और आरोपित अर्थ या अन्य अर्थ हमने क्या निकाला? साहसी, पराक्रमी, वीर और शूर। ये जो अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ हमने निकाला है, उस अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ का संबंध मुख्य अर्थ के साथ होता है, यानी शेर के साथ। क्योंकि शेर भी साहसी, शूर, वीर, पराक्रमी होता है और वही गुण इस लड़के में है, इसीलिए लड़का शेर है यहां कहा गया है। अर्थात लड़का शेर है, इसका लक्ष्यार्थ हमें प्राप्त होता है कि लड़का शूर है, साहसी है, पराक्रमी है, वीर है। तो इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा जो लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है, उस लक्ष्यार्थ की प्राप्ति के लिए इन 3 बातों का होना आवश्यक है। अब ये 3 बातों का होना आवश्यक है, इसको हमने समझ लिया। अब देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। अब लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। अब परिभाषा में हमने देखा था कि मुख्यार्थ की बाधा आने के बाद रूढ़ि तथा प्रयोजन के आधार पर, यानी लक्षणा शब्द लक्ष्यार्थ का मुख्य आधार क्या है? रूढ़ि तथा प्रयोजन। तो इसी दृष्टि से रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य 2 भेद बनते हैं। कौन से 2 भेद? एक रूढ़ि लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा।
क्योंकि परिभाषा में ही दो शब्द हमने देखे, रूढ़ि तथा प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ का बोध होता है। मतलब दो शब्द महत्वपूर्ण है, रूढ़ि और प्रयोजनवती, और इन्हीं शब्दों के आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद बनते हैं मुख्य, एक रूढ़ि लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। अब यहां अध्ययन की सुविधा के लिए हमने उसे अ रूढ़ि लक्षणा और ब प्रयोजनवती लक्षणा ऐसे विभाजित किया। अब देखते हैं कि पहला अ रूढ़ि लक्षणा। अभी रूढ़ि लक्षणा किसे कहा जाता है? अब नाम से ही स्पष्ट है, जो रूढ़ है, जो प्रचलित है। देखिए, अतः रूढ़ि लक्षणा की व्याख्या मैं इस प्रकार करूंगा कि रूढ़ि या परंपरा के कारण जहां मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहां रूढ़ि लक्षणा होती है। देखिए, तो रूढ़ि लक्षणा का आधार क्या है? रूढ़ि या परंपरा, और इसी के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ का हमें बोध होता है। उदाहरण, गुजरात उदार है। अब इस वाक्य को देखिए, गुजरात उदार है। अब यहां गुजरात प्रांत का नाम है। भाई, प्रांत कोई उदार होता है क्या? नहीं, उदार तो कोई मनुष्य या व्यक्ति होता है। तो गुजरात तो प्रांत का नाम है। तो यहां गुजरात शब्द का अर्थ है गुजरात के लोग, अर्थात गुजरात के लोग उदार हैं। यह गुजरात के लोगों की उदारता रूढ़ है, प्रचलित है, परंपरागत है यह। इसीलिए हम रूढ़ि या परंपरा के आधार पर गुजरात उदार है, इस वाक्य का अर्थ लिया गुजरात के लोग उदार हैं। ओके, रूढ़ि लक्षणा। अब दूसरा इसका भेद है लक्षणा शब्द शक्ति का ब प्रयोजनवती लक्षणा। अब यहां प्रयोजन महत्वपूर्ण है। प्रयोजन का तात्पर्य है उद्देश्य, कहने वाला या वक्ता का कहने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है, उसके आधार पर हमें लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है। यहां प्रयोजन मूल में होता है। देखिए, वक्ता के प्रयोजन के आधार पर जहां मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण, पेट में आग लगी है। पेट में आग लगी है। देखिए, यहां मुख्यार्थ में बाधा आ गई। पहली शर्त, मुख्यार्थ में बाधा आ गई, क्योंकि पेट में कहीं आग नहीं लगती। अगर आग लग जाए तो हम जल जाएंगे ना, पेट में कैसे आग लग सकती है? अर्थात मुख्यार्थ में बाधा आ गई। फिर प्रयोजन के आधार पर कहने वाला या कहने वाले का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन के आधार पर पेट में आग लगी है, इसका अर्थ लिया जाता है जोर की भूख लगी है। वक्ता का प्रयोजन है इस कथन के पीछे कि जोर की भूख लगी है। इस दृष्टि से यहां लक्ष्यार्थ कौन सा प्राप्त होता है? प्रयोजन के आधार पर। प्रयोजन के आधार पर हमें लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है जोर की भूख लगी है। पेट में आग लगी है, तात्पर्य जोर की भूख लगी है। तो इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य दो भेद हमने देखे, अ रूढ़ि लक्षणा और ब प्रयोजनवती लक्षणा। अब दूसरा जो है ब प्रयोजनवती लक्षणा, उसके पुनः दो भेद बताए गए हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के पुनः दो भेद बनते हैं, एक गौणी लक्षणा और दूसरा शुद्धा लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद मुख्य, एक गौणी लक्षणा और दूसरा शुद्धा लक्षणा। तो उसमें से पहला है गौणी लक्षणा। अब गौणी लक्षणा कहां होती है, किसे कहा जाता है? तो जहां सादृश्य संबंध अर्थात समान रूप, गुण या धर्म के कारण लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है, वह गौणी लक्षणा होती है। सादृश्य संबंध कहा गया है यहां। सादृश्य यानी समानता।
किन बातों में समानता? रूप, गुण और धर्म में। रूप, गुण और धर्म की समानता के कारण हमें जहां लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है वहां गौणी लक्षणा होती है। उदाहरण देखते हैं हम। मुख कमल है, देखिए, या मुख की तुलना या समानता कमल के साथ दिखाई गई है, या कमल की समानता मुख के साथ। देखिए, अब कमल में रूप की दृष्टि से कमल कैसा है? सुंदर है। रूप की दृष्टि से कमल सुंदर है, और गुण की दृष्टि से कमल कोमल है। अर्थात कमल में जो सौंदर्य और कोमलता के गुण है वही गुण मुख में है। अर्थात मुख कमल के समान सुंदर या कोमल है। तो इस प्रकार कोमल और सुंदरता, इन रूपों की समानता मुख के साथ की गई है, और यहां इस समानता के आधार पर ही हमें लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए यह गौणी लक्षणा का उदाहरण है। अब गौणी लक्षणा के पुनः दो उपभेद बताए गए हैं गौणी लक्षणा के। एक है सारोपा गौणी लक्षणा। अब सारोपा यानी इस पर आरोप किया गया हो, शब्द से ही पता चल जाता है, बहुत ही आसान है। जहां सादृश्यता के कारण, क्योंकि गौणी लक्षणा की मुख्य विशेषता है सादृश्यता, समानता, तो इसीलिए इसका जो उपभेद पहला है सारोपा गौणी लक्षणा, वहां भी सादृश्यता का आना स्वाभाविक है। जहां सादृश्यता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है वहां सारोपा गौणी लक्षणा होती है। उपमेय पर उपमान का आरोप। अब यहां उपमेय क्या है? उपमेय यानी प्रस्तुत, और उपमान यानी अप्रस्तुत, जो हमारे सामने नहीं है। उदाहरण देके और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। राम शेर है। अब यहां राम हमारे सामने है, प्रस्तुत है, अर्थात यह उपमेय है। और शेर हमारे सामने है क्या? नहीं, वह अप्रस्तुत है, जंगल में है, अप्रस्तुत है, प्रस्तुत नहीं है, इसलिए वह उपमान है। देखिए, राम उपमेय है और शेर उपमान है। इसीलिए दोनों में समानता के आधार पर यहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, राम पर शेर का आरोप किया जाता है। यानी राम शेर है, यानी शेर के गुण राम में है, सीधा राम पर शेर का आरोप है। इसीलिए यहां सारोपा गौणी लक्षणा है। अब गौणी लक्षणा का दूसरा भेद है साध्यावसाना गौणी लक्षणा। देखिए, साध्यावसाना गौणी लक्षणा। अब यहां जहां मुख्यार्थ बाधित होने पर सादृश्यता से केवल उपमान के द्वारा अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है, वहां साध्यावसाना गौणी लक्षणा होती है। अब यहां उपमान महत्वपूर्ण होता है, उपमान महत्वपूर्ण होता है। यहां उपमान के द्वारा उपमेय का बोध होता है हमें, उपमान के द्वारा उपमेय का बोध होता है। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध होता है, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है। उदाहरण, कुली बैल है। अब कुली यानी रेल स्टेशन पर या बस स्टेशन पर बोझ उठाने वाला कुली, वह प्रस्तुत है, और बैल अप्रस्तुत है, उपमान है। अर्थात उपमान के द्वारा हमें कुली का, प्रस्तुत का, उपमेय का बोध होता है। ध्यान में रखिए, उपमान के द्वारा उपमेय का बोध, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध होता है। अर्थात यहां बैल के द्वारा कुली का बोध होता है हमें, यानी बैल ने कुली को निगल लिया, अपना लिया। अर्थात बैल के द्वारा हमें कुली का बोध होता है कि कुली भी बैल के समान बोझ उठाने वाला कोई व्यक्ति है, यानी बैल यहां प्रमुख है। उपमान यहां सामने आता है, और उपमान के द्वारा या बैल के द्वारा ही उपमेय का अर्थात कुली का हमें बोध होता है। इसीलिए यहां साध्यावसाना गौणी लक्षणा है। अब दूसरा जो भेद है प्रयोजनवती लक्षणा का,
शुद्धा लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा का दूसरा भेद है शुद्धा लक्षणा। अब शुद्धा लक्षणा जहां सादृश्य संबंध से भिन्न, देखिए शुद्धा लक्षणा में सादृश्य संबंध से भिन्न की बात आती है। जहां सादृश्य संबंध से भिन्न सामीप्य या निकटता या करीबी के द्वारा लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है, वहां शुद्धा लक्षणा होती है। अब शुद्धा लक्षणा में सामीप्य महत्वपूर्ण है, निकटता महत्वपूर्ण है, करीबी महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण देखिए, यह मैथिली शरण गुप्त की प्रचलित काव्य पंक्ति है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध मगर आंखों में है पानी। अब यहां आंचल में है दूध, आंचल यानी जो स्त्रियां सीने पर छाती पर जो कपड़ा ढकती है, पर्दा जिसे कहते हैं, वह आंचल। तो मुख्यार्थ में बाधा आती है, क्योंकि आंचल में दूध नहीं रहता। कपड़े में दूध कैसे रुक सकता है, वो तो नीचे निकल जाएगा। यहां निकटता, सामीप्य, अर्थात सीने पर जो आंचल है, आंचल सीने की समीपता से, सीना छाती स्तन की समीपता से वहां आंचल में है दूध कहा गया है, आंचल में दूध कहा गया है। स्तन की समीपता आंचल के कारण, स्तन के समीप आंचल रहता है, इसीलिए यहां समीपता, निकट, करीबी, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके पश्चात शुद्धा लक्षणा के भी पुनः दो उपभेद बताए गए हैं। शुद्धा लक्षणा के दो उपभेद, एक शुद्धा उपादान लक्षणा और दूसरा शुद्धा लक्षण लक्षणा। अब पहला शुद्धा उपादान लक्षणा, यह उपादान का अर्थ है ग्रहण करना, स्वीकार करना। देखिए, जहां प्रयोजन प्राप्त अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ को ग्रहण किए जाने पर भी मुख्यार्थ बना रहता है, वहां शुद्धा उपादान लक्षणा होती है। अब यहां मुख्यार्थ बने रहने की बात कही गई है। वक्ता का जो प्रयोजन है, प्रयोजन प्राप्त अर्थ की सिद्धि के लिए, प्राप्ति के लिए जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, उस अर्थ ग्रहण किए जाने पर भी मुख्यार्थ बना रहता है, इसीलिए वहां शुद्धा उपादान लक्षणा होती है। उदाहरण, भाले आ रहे हैं। अब मुख्यार्थ में बाधा आ गई, क्योंकि भाले अचेतन वस्तु है, भाले कहीं नहीं आते, उसे पैर हैं क्या? नहीं, वह जड़ अचेतन वस्तु है, वो नहीं आते, मुख्यार्थ में बाधा आ गई। अर्थात यहां लक्ष्यार्थ है भाले लेकर आने वाले व्यक्ति, भाले लेकर आने वाले व्यक्ति से हैं। भाले आ रहे हैं मतलब भाले लेकर व्यक्ति आ रहे हैं। अब यह लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हुई, प्रयोजन है हमारा कि भाले लेकर आने वाले व्यक्ति से, यानी प्रयोजन प्राप्त हुआ, बावजूद इसके मुख्यार्थ यहां बना रहता है, यानी भाला नष्ट नहीं हुआ। भाले आ रहे हैं मतलब भाले लेकर लोग आ रहे हैं, तो इस प्रकार मुख्यार्थ यह बना रहता है। दूसरा प्रकार है शुद्धा लक्षण लक्षणा, जहां प्रयोजन प्राप्त अर्थ की सिद्धि के लिए यहां मुख्यार्थ का त्याग किया जाता है और लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, या मुख्यार्थ बना नहीं रहता। प्रयोजन प्राप्त अर्थ को प्राप्त करने के लिए या प्रयोजन प्राप्त अर्थ की सिद्धि के लिए हम मुख्यार्थ को त्याग करके लक्ष्यार्थ को प्राप्त करते हैं, वहां शुद्धा लक्षण लक्षणा होती है। उदाहरण, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अभी मुख्यार्थ में बाधा आ गई, क्योंकि पेट में कहीं चूहे नहीं रहते, कहां से गए? मुख्यार्थ में बाधा आ गई। प्रयोजन है वक्ता का, कहने वाले का प्रयोजन है पेट में आग लगी है, मतलब जोर की भूख लगी है, यह लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हो गई। हमें अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ कौन सा मिला? जोर की भूख लगी है। अब ये जो अन्य अर्थ हमें मिला, जोर की भूख लगी है, इसका संबंध मुख्य अर्थ के साथ है क्या? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं या मुख्य अर्थ चूहे दौड़ रहे हैं? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ये उदाहरण है। पेट में चूहे दौड़ते नहीं,
बराबर है। मुख्य अर्थ पूरी तरह से यहां नष्ट हुआ, मुख्य अर्थ को हमने त्याग दिया। और लक्ष्यार्थ कौन सा लिया कि जोर की भूख लगी है। तो इस दृष्टि से यह मुख्यार्थ को त्याग दिया जाता है और लक्ष्यार्थ से अन्य अर्थ प्राप्त किया जाता है, और वह अन्य अर्थ है जोर की भूख लगी है। तो इस प्रकार शुद्धा लक्षण लक्षणा, यहां पे मुख्यार्थ को त्याग दिया जाता है। इस प्रकार अगर लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में अगर हम कहें तो साहित्य में या हमारे बोलचाल में तो अधिक से अधिक आभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति का नहीं। साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य में लक्षणा शब्द शक्ति का मुख्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से संबंध माना जाता है। अलंकार ये काव्य के बाह्य तत्व है, इसीलिए साहित्य में लक्षणा की अपेक्षा व्यंजना का अधिक महत्व है, अभिधा और व्यंजना। अब व्यंजना की अगर बात करें तो व्यंजना अधिक महत्वपूर्ण है लक्षणा की अपेक्षा, क्योंकि काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के रूप में तो आवश्यकता के अनुसार साहित्यकार इसका प्रयोग करता है। बावजूद इसके अपनी भाषा में तथा साहित्य में प्रभावपूर्णता, आकर्षकता एवं सौंदर्य लाने के लिए साहित्यकार जहां जहां आवश्यक है वहां वहां लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार आज हमने लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद और उनके उपभेद उदाहरण के साथ मैंने प्रस्तुत किए। लक्षणा शब्द शक्ति का महत्व भी संक्षेप में बताया। इस प्रकार शब्द शक्ति का दूसरा प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति को यहाँ बताते हुए, भेदोपभेदों को बताते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।